नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का हमारा वीडियो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का है, जिसके अंदर आज हम लोग प्रोजेक्ट अप्रेजल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को कर दे सब्सक्राइब और प्रेस कर दे बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ता है आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करेंगे, क्या क्या जानेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज प्रोजेक्ट अप्रेजल का इंट्रोडक्शन समझेंगे और आखिर में जानेंगे उसके मेथड्स के बारे में और हमारा प्रोजेक्ट अप्रेजल खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है? प्रोजेक्ट का मतलब हम लोग तो समझ रहे हैं कि हम लोग एक एंटरप्रेन्योर है और हम लोग किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, किसी भी एक फील्ड में, जहाँ पे हम लोग को पब्लिक को हेल्प करने के लिए एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। और अप्रेजल क्या होता है कि हम लोग उसको अप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मान लीजिए आप एक बिजनेस बनाए हो और बिजनेस बनाने के बाद आप सोच रहे हो कि इसके साथ मेरे साथ कोई और भी जुड़े जो पैसे इन्वेस्ट करे, शेयर मार्केट के थ्रू जुड़े या फिर किसी के थ्रू भी जुड़े, बस जुड़े मेरे इंडस्ट्री में, वो इन्वेस्टमेंट करे। तो जो इन्वेस्टर होगा वो क्या देख के आपके प्रोजेक्ट को अप्रेजल करेगा कि चलो मैं आपके प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो वो क्या देखेगा, ये हम लोग बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल इज ए कंसिस्टेंट प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग अ गिवन प्रोजेक्ट एंड इवेल्युएटिंग इट्स कंटेंट टू अप्रूव और रिजेक्ट दिस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट अप्रेजल एक कंसिस्टेंट प्रोसेस होता है जहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो प्रोजेक्ट को रिव्यू करता है, उसको इवेल्युएट करता है और ये बताता है कि वो प्रोजेक्ट को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, यानी कि उसे अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा उस प्रोजेक्ट को। फिर ये सारा चीज़ वो किस प्रोसेस में करता है वो हम लोग समझते हैं। थ्रू एनालिजिंग द प्रॉब्लम और नीड टू बी एड्रेस्ड बाय द प्रोजेक्ट। अब वो एनालाइज करेगा कि प्रॉब्लम क्या है उस प्रोजेक्ट को वो क्यों बना रहा है, उस वो प्रोजेक्ट वो देखा। अगर आप मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप उस प्रोजेक्ट पे क्यों काम कर रहे हो, आपने वही प्रोजेक्ट क्यों चूज़ किया, उसका प्रॉब्लम वो ढूंढेगा कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम था, इसलिए उसने वो प्रोडक्ट बनाया। और वो प्रोडक्ट बनाने के बाद वो मार्केट में किस तरीके से एड्रेस कर रहा है, उसका प्रोडक्ट का क्या नीड है, ये वो एनालाइज करेगा मार्केट में जाके। फिर वो सॉल्यूशंस बनाएगा और ऑप्शंस देगा, सॉल्यूशंस के ऑप्शन देगा कि आप लोग और दूसरे सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सिलेक्टिंग द फिजिबल ऑप्शन, फिर उन सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट करेगा कि उनमें से किसी एक अच्छे से प्रोजेक्ट को, अच्छे से सॉल्यूशन को वो सिलेक्ट करेगा। फिर उसमें कंडक्टिंग करेगा, उसके अंदर चेंजेस करेगा, फिर उसको एनालाइज करेगा, फिर उसके ऑप्शंस को देखेगा, फिर क्रिएट करेगा कुछ नया सॉल्यूशन स्टेटमेंट को। फिर उसको आइडेंटिफाई करेगा कि उसमें लोग कितने काम कर रहे हैं, कैसे लोग काम कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ को वो देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा, उसके काम को आइडेंटिफाई करेगा। फिर उनका ऑर्गेनाइजेशन का जो कंसर्न है, जो उनका थॉट है कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है और इस तरीके से बनाना है, वो कितना आउटकम दे पा रहे हैं, उनका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, वो सभी चीज़ वो इन्वेस्टर चेक करेगा। कि इंडस्ट्री ने कहा कि वो साल में 1000 टन प्रोडक्शन देते हैं, तो वो 1000 टन दे रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा दे रहे हैं या फिर उससे कम दे रहे हैं, ये चीज़ देखेगा। फिर उसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर वहाँ के प्रोजेक्ट को जस्टिफाई करेगा, अटेम्प्ट करेगा कि वो प्रोडक्ट सही है या नहीं है, वो कब तक चलेगा, नहीं चलेगा, इन सभी चीज़ों को, और उन सभी चीज़ों में कितना खर्च हो रहा है, ये सभी चीज़ वो प्रोजेक्ट अप्रेजल में देखते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं उसके मेथड के बारे में। इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब हम लोग मेथड समझते हैं कि ये मेथड, ये जो प्रोसेस हुआ, उसका प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, उसके कौन कौन से मेथड से वो सिलेक्ट करते हैं, अप्रेजल देते हैं, अप्रूव और रिजेक्ट का। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एनालिसिस आता है। इकोनॉमिक एनालिसिस में दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होने से ख़त्म होने तक, उसके प्रोडक्ट तक कितने तरह के प्रॉब्लम्स उसमें आए हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी कि फिनेंशियल, जहाँ पे पैसे का इन्वेस्टमेंट हो रहा है या फिर रॉ मटेरियल्स का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जितना कुछ भी हो रहा है उसके अंदर, जो भी चीज़ें यूज़ की जा रही, एक्टिविटीज़ हो रही है, उन सभी का एनालिसिस किया जाता है कि कितने रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, कितने रॉ मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स उसके सेल्स हो रहे हैं, उसके कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ये सारा चीज़। Economic analysis, economic cost and benefit analysis deals with cost and benefits from the point of view of the country as a whole.
इकोनॉमिक कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, उनके बेनिफिट एनालिसिस से डील वो किस तरीके से कर रहे हैं, उस डील में उनको बेनिफिट है या नहीं है, कॉस्ट एंड बेनिफिट क्या हो जा रहा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, कंट्री कौन सा है, और बाकी सारे होल कंट्रीज़ में कितने सारे उसके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, वो दूसरे कंट्री में है या नहीं है, और अगर वो सिर्फ एक ही डोमेस्टिक कंट्री में तो उसका डोमेस्टिक कंट्री में उसका प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है, उसका डिमांड क्या है, ये सारा चीज़ वो इकोनॉमिक एनालिसिस में देखते हैं। इकोनॉमिक एनालिसिस इंक्लूड्स द एनालिसिस फॉर द फॉलोइंग एस्पेक्ट, उसमें कुछ और भी एनालिसिस को वो इंक्लूड करके इकोनॉमिक एनालिसिस बनाते हैं। तो सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट्स फॉर रॉ मटेरियल्स, कि उनका रॉ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट क्या होता है, उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल क्या होता है, उनका एंटिसिपेट सेल कितना होता है, उनका एंटिसिपेट एक्सपेंसेस कितना होता है, और आखिर में उसका कितना चांसेस होता है इन सभी तरह के खर्चों को करने के बाद उनका कितना चांसेस होता है प्रॉफिट का, वो कितना प्रॉफिट करते हैं। ये सारा होता है इकोनॉमिक एनालिसिस। फिर अब बात करते हैं फिनेंशियल एनालिसिस। दोस्तों फिनेंशियल एनालिसिस के अंदर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जो प्रोजेक्ट पे काम करे उस पर कैपिटल कितना लगा है, उसमें फिक्स्ड कैपिटल कितना है और वर्किंग कैपिटल कितना है, ये सारा चीज़ को ध्यान रखना, इन सभी चीज़ों को समझना। फिर आता है मार्केटिंग एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस में क्या होता है, जो प्रोडक्ट वो स्टार्ट करने वाला है मार्केट में देने के लिए, तो वो सबसे पहले वो सैंपल लेकर जाता है मार्केट में और वो देखता है कि उसका प्रोडक्ट बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, उसके प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोग हैं या नहीं है। अगर लोग होंगे तो वो प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएगा, और अगर लोग नहीं होंगे और पॉसिबल कस्टमर्स नहीं होंगे जिनको उतना जितना उनको चाहिए, तो वो हो सकता है वो आगे ना बढ़ाए, उस प्रोडक्ट को कम छोड़ दे, बंद कर दे उस प्रोजेक्ट को काम करना, या फिर उसमें और कुछ नया चेंजेस लाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया, बिफोर द प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट्स द एंटरप्रेन्योर नीड्स टू एंटिसिपेट द पॉसिबल मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, ही एंड सी हैज़ टू एंटिसिपेट हु विल बी द पॉसिबल कस्टमर फॉर हिज प्रोडक्ट एंड वेयर, व्हेन एंड हाउ इस प्रोडक्ट विल बी सोल्ड। तो यहाँ पे उनका यही काम होता है कि प्रोडक्ट को पहले बेचना, और किस मार्केट में बेचना है, कौन उसके खरीदार होंगे और किस तरीके से वो बिकेगा, इन सभी चीज़ों को वो देखते हैं उस मार्केट एनालिसिस के अंदर, कि उसका प्रोडक्ट कॉस्मेटिक दुकान में बिकेगा या फिर कपड़े के दुकान में बिकेगा या फिर हार्डवेयर के दुकान में बिकेगा। ठीक है। अब बात होता है टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि वो प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको किस तरह की रिसोर्सेज की ज़रूरत है। टेक्निकल रिसोर्सेज उनके पास क्या होंगे, पुराने या नए, उसमें किस तरह के इक्विपमेंट्स चाहिए, उसमें लैंड कितना चाहिए, उसमें बिल्डिंग कितना चाहिए, उसमें पानी, पावर, ट्रांसपोर्ट, किस चीज़ का उसमें हर एक चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, तो उनको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, कितने लोगों का ज़रूरत पड़ेगा, कितना पानी का ज़रूरत पड़ेगा, कौन सा बिल्डिंग, कितना बड़ा बिल्डिंग का ज़रूरत पड़ेगा, उसमें लैंड कितना ज़रूरत पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स कितना ज़रूरत पड़ेगा, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ कितने होंगे, ट्रांसपोर्ट कितना अच्छा होगा। ये सारी चीज़ टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर आते हैं, जहाँ पे वो हर एक चीज़ को एनालिसिस करते हैं कि अगर आपका प्रोजेक्ट किसी एक ऐसे जगह में जहाँ पे आपको इन सभी चीज़ों की सुविधा नहीं है, तो आप उसका किस तरीके से यूज़ करोगे, आप कितना उस प्रोजेक्ट को चला पाओगे, या फिर आप उस प्रोजेक्ट को ऐसे जगह बना रहे हो जहाँ पे आपको हर चीज़ की सुविधा है, ट्रांसपोर्ट भी है, पानी भी है, बिल्डिंग अच्छे आप बना पा रहे हो, लैंड आपके पास अच्छा है, ट्रांसपोर्ट अच्छा है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छा है, रॉ मटेरियल्स आपके पास जल्दी से पहुँच जा रहा है, और भी दूसरी जो भी चीज़ें जहाँ पे टेक्निकल फिजिबिलिटी सही है, वहाँ पे आपका प्रोडक्ट किस तरीके से काम करेगा, ये सारा चीज़ होता है टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर। और आखिर में आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट्स एबिलिटी और कंपिटेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एन एंटरप्राइज सक्सेसफुल। Hence, while doing project, the managerial competence or talent of a promoter should be taken into consideration। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, कि मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन को चलाए रखने में और बनाने में हेल्प करता है, कि आपको किन लोगों की ज़रूरत है, कहाँ पे ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, आप उन्हें किस तरीके से काम करवाओगे, ये सारा चीज़ को कंप्लीट करने में और उस प्रोजेक्ट को अच्छा बनाने में मैनेजरियल प्रोसेस का यूज़ होता है, मैनेजमेंट का यूज़ होता है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भी होता है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी होता है एंटरप्रेन्योरशिप के भी अंदर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जुड़े रहें मैंग स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।